Hello everyone, welcome to my YouTube channel Social Warrior for Historical Content History with सस्मित मौर्य। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग क्लास 12th की जो NCERT की सीरीज हिस्ट्री की चल रही है, चैप्टर सेकंड जो हमारा कंटिन्यू डिस्कस हो रहा है, उसी सीरीज में आपका एक और क्लास आपके साथ आने वाली है आपके पास। ओके, तो आज की क्लास में क्या स्पेशल है? तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग एन अर्ली अंपायर जो टॉपिक थर्ड है चैप्टर सेकंड का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल में मौर्यास के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को स्थापित किया, फाउंडेड किया 321 BCE में। तो उसको हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। NCERT की भी आपकी रीडिंग रहेगी, साथ ही साथ जो नोट्स मेरे खुद के हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम उनसे अब ज़्यादा दूर नहीं है, और CUT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी जो बच्चे कर रहे हैं, मैं बोर्ड प्लस CUT दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बुक शेयर करना चाहूंगा, जिससे कि सबसे पहले बुक शेयर करेंगे। कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम लोग कहाँ पर इस समय डिस्कशन कर रहे हैं, किस टॉपिक पर हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लास आ चुकी है वो अब टॉपिक थर्ड पे आ चुकी है, एन अर्ली अंपायर पर। ठीक है, जिसमें आज के टॉपिक में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली द ग्रोथ ऑफ मगध culminated in the emergence of the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya, who founded the empire 321 BCE. तो आज का जो टॉपिक है वो इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में लर्नर्स। और आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आपके CUT एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही डिटेल में हम आज के इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। क्लास थोड़ी आपकी ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको कंटेंट, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड होगा, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं रह जाएगा, और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके CUT एग्जाम्स के लिए भी। ओके, तो द ग्रोथ ऑफ मगध culminated in the emergence of the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya founded the empire 321 BCE, extended control as far northwest as Afghanistan, Baluchistan, and his grandson Ashok. Arguably the most famous ruler of early India, conquered Kaling, present day coastal Odisha. देखिए स्टूडेंट्स, जब हम NCERT रीड कर रहे हैं तो हमें एक लिंकअप करना आना चाहिए अपने टॉपिक को। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ टॉपिक को लिंक करूंगा, जोड़ूंगा, जिससे कि आपको एक बिल्कुल आइडिया लग जाए अच्छे से। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, नोट्स हम ओपन करते हैं।
आपको थोड़ी सी स्टोरी हमें डिस्कस करनी होगी, जिससे कि चीज़ें हमारे और भी जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आज की क्लास में, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी की बात की गई है, ओके, कि मौर्यन डायनेस्टी को फाउंडेड किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया? 321 BCE में। एनसीईआरटी में यहां से इसको स्टार्ट किया गया है कि 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? तो स्टूडेंट्स, मगध में कई डायनेस्टीज ने रूल किया, चाहे आपकी हर्यक डायनेस्टी हो, ठीक, उसके बाद नंद लोगों ने, नंद डायनेस्टी ने रूल किया, ओके, और देन उसके बाद आते हैं आपके मौर्यंस, मौर्य डायनेस्टी आती है, और मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारी जो आज का टॉपिक है वो बेटा यहीं से डिस्कस होगा, सॉरी, ठीक है, कि मौर्यन डायनेस्टी से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रम से, कि नंद डायनेस्टी थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो स्टूडेंट्स, नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को डिफीट देकर, पराजित करके मौर्यन डायनेस्टी को फाउंडेड करेंगे। मौर्यन डायनेस्टी को, मौर्य वंश की स्थापना करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करके, ओके। वैसे जो नंदास थे वो बहुत स्ट्रांग थे। अगर नंद डायनेस्टी की बात करें स्टूडेंट, तो नंद डायनेस्टी के जो अर्ली रूलर्स थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, ठीक। लेकिन नंद डायनेस्टी के जो लेटर रूलर थे वो वीक थे, ठीक, और आप कह सकते हैं केयरलेस भी थे, लापरवाह थे, ठीक। तो उसी लेटर रूलर में ही एक रूलर था धनानंद, ठीक, ये रूल कर रहा था। तो धनानंद के दरबार में आचार्य चाणक्य, कौटिल्य जाते हैं और उसे विदेशी आक्रमण जो भारत में होने वाला है उसके प्रति वो उससे वार्निंग देते हैं कि आप क्योंकि राजा हैं तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप रक्षा करें। धनानंद क्योंकि घमंड में चूर होता है तो वो आचार्य चाणक्य का अपमान कर देता है, जिन्हें हम इतिहास में कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनका बहुत अधिक अपमान हो जाता है दरबार में। तो आचार्य चाणक्य वो अपने आप में प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक को मैं धनानंद को और उसके वंश को
मगध से खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक को मेरे अपमान का बदला नहीं होगा। धनानंद उन्हें मारने का आदेश देता है और वो वहां से भाग निकलते हैं। और फिर उन्हें, जब वो अपनी यात्रा में होते हैं तो उन्हें कई बच्चों का एक खेलता हुआ एक ग्रुप दिखाई देता है, जहां पर कई बच्चे खेल रहे होते हैं। उसी ग्रुप में उन्हें एक बालक दिखाई देता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये स्टोरी मिथिकल स्टोरी भी हो सकती है, क्योंकि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस से ली गई है, लेकिन स्टोरी जो है वो हमें जाननी चाहिए। तो उसी ग्रुप में वो इस जो बच्चा था वो खेल रहा था, तो आचार्य चाणक्य की नजर उस बालक पर जाती है, और जो उनका ओजस्वी नजर है, जो उनका तेज दिमाग है, उसमें उसको एक राजा वाले गुण दिखते हैं। और वो निश्चय करते हैं कि मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा, मैं इसे शिक्षा दूंगा और एक मजबूत और सशक्त राजा बनाऊंगा, जो भारतवर्ष पर शासन करेगा, राज करेगा। और वहां से वो चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा शुरू होती है, और फिर इनका एक जोड़ी बनती है, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य डिफीट द धनानंद। ठीक है, तो धनानंद को डिफीट दिया किसने? धनानंद को डिफीट दिया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, या आप इन्हें चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य। ये दोनों की एक जोड़ी होती है जो मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना करती है मगध के ऊपर। तो एनसीईआरटी में, क्योंकि ये वाली जो लिंकअप है वो लिंक नहीं किया गया है, स्किप कर दिया गया है, इसलिए इस पर एक हमारा डिस्कशन होना इम्पोर्टेंट बनता है। ओके, तो ये हमारी कनेक्ट हुई स्टोरी। टाइमलाइन क्या था जब उन्हें डिफीट किया गया? तो वास्तव में डिफीट के साथ साथ हम ये जानते हैं कि उसे किल भी कर दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी धनानंद की। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसीई में मौर्य वंश की या मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की 321 बीसीई में, मगध के नंद डायनेस्टी के अंतिम सम्राट, अंतिम रूलर धनानंद को पराजित करके। ओके, और उसके बाद जो पूरा ये शासन होता है, ये इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट का इलाका है, इस तरीके से हम समझेंगे। ठीक, देखिएगा, जो इंडिया का स्टूडेंट्स वेस्टर्न पार्ट का इलाका है, जो उस समय आप कह सकते हैं इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, यानी अगर इस बाउंड्री को हम क्लीन कर दें, इस बाउंड्री को, ठीक है, और हम ये कह सकते हैं ये इस तरीके से आपको कंट्रोल मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ तक का जो पूरा आपको एरिया मिलेगा, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, ये सब इलाके चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन में आ जाते हैं। ये वाला इलाका एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, उन्होंने डिस्कस भी किया, देखिएगा। देखिए, एक्सटेंडेड हु फाउंडेड
who founded the empire 321 BC and extended control as for the northwest as Afghanistan and Baluchistan. अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य को वो एक्सटेंड कर देता है। ओके, अपने साम्राज्य को वो कहां तक ले जाता है? अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक का जो एरिया है वहां तक। तो ये आपको पता है, ये पूरा ये अफगानिस्तान, ठीक है। और ये जो आपका इलाका है इसे हम बलूचिस्तान के रूप में जानते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। ये एरिया आपका जो है ये बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान, ठीक है। ये एरिया जिसको मैं ब्लैक से दे रहा हूं, ये बलूच, यहां तक पूरा, और ये पूरा अफगानिस्तान, यहां तक साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। अब एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है कि किसको डिफीट देकर किया था, तो उसके लिए मैंने आपसे बोला ये कि हम लोग बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं आज के टॉपिक को। तो देखते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको इससे एक बहुत डिटेल में जानकारी यहां से मिलेगी। समझिएगा इसके लिए। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य। द मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य हु सीम्स टू हैव बिलोंग टू एन ऑर्डिनरी फैमिली। क्या हमें जानकारी मिलती है कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता था, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें दो सोर्सेज से जानकारी मिलती है। जो सोर्सेज हैं वो दो तरह के, एक है आपका ब्राह्मिकल ट्रेडिशन और दूसरा है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो देखते हैं कि ब्राह्मिकल ट्रेडिशन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें क्या बताते हैं और जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मिकल ट्रेडिशन he was born of Mur, a शूद्र वुमेन इन द कोर्ट ऑफ द नंदास। जो नंद डायनेस्टी थी उनके दरबार में एक शूद्र महिला थी जिसका नाम था मुर, उसके ये पुत्र थे। ये जो सोर्स है ये हमें ब्राह्मिकल ट्रेडिशन से जानकारी मिल रही है, सीयूटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सीयूटी एग्जाम के लिए कि ब्राह्मिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो ही वॉज अ बॉर्न ऑफ मूर, ए शूद्र वुमेन इन द कोर्ट ऑफ द नंद। ठीक है, जो नंद डायनेस्टी है, जो उनका दरबार है, वहां पे एक महिला काम करती थी मूर, उसके वो पुत्र थे। ब्राह्मिकल ट्रेडिशन में ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ठीक। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार, क्योंकि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार क्या जानकारी हमारे पास है, तो मौर्याज एज अ रूलिंग क्लेन ऑफ द लिटिल रिपब्लिक पीपली वन इन द रीजन ऑफ गोरखपुर नियर द नेपाली तराई। क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि मौर्याज एक रूलिंग क्लैन थे। इनका जो रिपब्लिक था, इनका जो राज्य था, वो एक छोटा था, लिटिल रिपब्लिक पीपली वन। पीपली वन में बौद्ध ट्रेडिशन के अनुसार पीपली वन नामक रिपब्लिक में मौर्य शासन करते थे, रूल करते थे। और ये पीपली वन कहाँ है, तो आप जब इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे तो इंडिया के मैप में आप देखोगे, ठीक है,
समझिए। तो इंडिया के मैप में आपका जो तराई वाला रीजन है, खासतौर पे हिमालयन रीजन, ठीक है, समझिएगा आप लोग, ये हम लोग आ गए, ठीक है। समझिए। तो स्टूडेंट्स, पीपली वन कहाँ है? पीपली वन इन द रीजन ऑफ गोरखपुर नियर द नेपाली तराइस। तो ये जो आपका नेपाल है, ठीक है, ये नेपाली तराई वाला इलाका है, ओके। और ये आपका गोरखपुर, यार कहीं ये इस इलाके में आपका पीपली वन आपको मिलेगा, गोरखपुर के इस इलाके में, ठीक है। जो नेपालीस का हिमालयन का तराई वाला इलाका है, वहाँ पर इस एरिया के आसपास पीपली वन नामक एक रिपब्लिक था, वहाँ पर मौर्यास रूल करते थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ब्राह्मिकल ट्रेडिशन के अनुसार आपको चल गया कि वो मुर के पुत्र थे, जो एक शूद्र वुमेन थी नंद के कोर्ट में। लेकिन ब्राह्मिकल ट्रेडिशन हमें क्या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्या जानकारी दे रहे हैं कि मौर्यास रूलिंग क्लेन थे लिटिल रिपब्लिक पीपली वन के नियर गोरखपुर, नियर द नेपाली तराई। इन ऑल लाइकलीहुड चंद्रगुप्त वाज अ मेंबर ऑफ दिस क्लैन। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार जो चंद्रगुप्त थे वो इसी क्लैन के, इसी वंश के सदस्य थे जो पीपली वन में रूल करता था, ओके। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चाणक्य की मदद से, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, हु इज नोन एज कौटिल्य, ही ओवरथ्रो द नंद, उन्होंने नंद को हटाकर, पराजित करके, इस्टैब्लिश द रूल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी के रूल को इस्टैब्लिश किया, ओके। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, हु इज नोन एज कौटिल्य, he overthrew the Nand and established the rule of the Mauryan dynasty. Established the rule of the Mauryan dynasty. Okay. नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिएगा। क्लास 12 के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के साथ साथ CUT एग्जाम की भी प्रिपरेशन आपको करनी है। He took advantage of the Nandas in the last days of their rule. तो जो नंद, उसने, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एडवांटेज उठाया, मैंने आपको अभी बताया कि जो लेटर रूलर थे नंद डायनेस्टी के, वो वीक थे, वो केयरलेस थे, उसी का एडवांटेज उठाकर नंदास को इन्होंने, नंद डायनेस्टी के अंतिम जो रूलर साबित हुए, धनानंद, उनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को फाउंडेड करता है, ठीक है। देखिए, ओके। और क्या नेक्स्ट, अब सोर्सेस की बात करें, क्योंकि आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे, ओके। एनसीईआरटी में भी सोर्सेज का जिक्र किया गया है। सोर्सेज, हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? मौर्यास के बारे में जानकारी के लिए बहुत सारे सोर्सेज को अभी मैं आइडेंटिफाई कराऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, द मैकनाइजेशन ऑफ द चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्त इनेमीज, जो मैकनाइजेशन था, जो रणनीति थी चाणक्य की
चंद्रगुप्त मौर्य के इनेमीज के अगेंस्ट, उनके दुश्मन के खिलाफ, वो डिस्क्राइब की गई है किसमें? डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है इन द मुद्रा राक्षस। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यंस के बारे में जो हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस में क्या है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के इनेमीज हैं उनके अगेंस्ट जो मैकेनाइजेशन चाणक्य तैयार कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में मुद्रा राक्षस में बताया गया है। ए प्ले रिटन बाय, और ये एक प्ले है जो किसके द्वारा रिटन किया गया है? विशाख दत्त के द्वारा, इन द 9th सेंचुरी। सीयूटी के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोट्स आप प्रॉपर कॉपी में बनाते रहे। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो है ए प्ले रिटन बाय विशाख दत्त इन 9th सेंचुरी। एक और हमें सोर्स मिलता है जस्टिन। जो जस्टिन है वो एक ग्रीक राइटर है। वो क्या कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? जस्टिन, ए ग्रीक राइटर, सेज दैट चंद्रगुप्त ओवररन द होल ऑफ इंडिया विथ एन आर्मी। देखिए स्टूडेंट्स, कितनी बड़ी आर्मी थी? 6 लाख। 6 लाख की एक इनके पास आनी थी। 6 लाख सैनिकों की एक सेना थी। जस्टिन, एक ग्रीक राइटर, ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में शासन किया। ठीक है, चंद्रगुप्त ओवररन द होल ऑफ इंडिया विद एन आर्मी 6 लाख। और आर्मी का आप एक चीज हिस्ट्री में समझ लीजिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं आपके साथ, समझिए बेटा। हिस्ट्री में जब भी आप अंपायर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, साम्राज्य के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आप समझिए इस बात को। तो जब तक को आपके पास एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं होगी, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं होगी, तब तक को आप एक अंपायर बिल्डिंग नहीं कर सकते। अंपायर बिल्डिंग के लिए, साथ ही साथ अंपायर को रन करने के लिए, अंपायर को कंट्रोल करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी आपकी नीड है। और क्योंकि मगध के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि मगध की आर्मी हमेशा स्ट्रांग रही। मगध में जिन डायनेस्टीज ने भी रूल किया, ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि आयरन की प्रेजेंस थी और टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से जो भी रूल करता था उसके पास सोर्सेज बहुत अवेलेबल थे, इनकम बहुत अच्छी थी, जो एक प्रोफेशनल आर्मी को स्टैंड कर सकता था, किंग। तो जस्टिन क्या कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास, जो ग्रीक राइटर हैं, ग्रीक राइटर जस्टिन, उनसे हमें जानकारी मिल रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की आर्मी थी। बहुत ही, हम कह सकते हैं सर, विशाल सेना थी, ठीक है, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर, एक बहुत बड़े क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। ओके, देखिए, ओके, तो जस्टिन जो है, एक ग्रीक राइटर से दैट चंद्रगुप्त
overrun run the whole of India with an army 6 लाख. This may not be true. हो सकता है कि ये बात सही ना हो, 6 लाख का नंबर हो सकता है कि सही ना हो, बट चंद्रगुप्त लिबरेटेड, लेकिन चंद्रगुप्त ने लिबरेट करवाया, आजाद करवाया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय. नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया था, फ्रॉम द थेरेलडम ऑफ सेल्यूकस हु रूल्ड ओवर द एरिया वेस्ट ऑफ द इंडस. क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वहां पे किसका कंट्रोल था? फ्रॉम द थ्रेलडम ऑफ सेल्यूकस. थ्रेलडम का मतलब एक स्टेट जो किसी फॉरेनर के कंट्रोल में है, एक कोई एरिया थ्रेलडम, और वो किसके कंट्रोल में था? सेल्यूकस के कंट्रोल में था. तो जस्टिन से हमें जानकारी मिल रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, जो सेल्यूकस के थ्रेलडम में था, सेल्यूकस के नियंत्रण में था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने आजाद करवाया. और सेल्यूकस उस समय भारत जो इंडस नदी थी, इंडस नदी के वेस्ट में शासन करता था. मैप से समझते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी. देखिए तो ये आपका हमारा प्यारा भारत, ठीक है. इतना इनफ है, क्योंकि इस वाले पार्ट को ही मुझे समझाना है. तो सेल्यूकस का जो रूल था आपको पता ही है कि इस एरिया में यहां से आपकी इंडस नदी फ्लो होती है, जो बाद में अरेबियन सी में गिर जाती है. सॉरी, अरेबियन सी में बाद में उसका वो है. तो ये आपकी इंडस रिवर हो गई, ठीक है. तो इंडस नदी का इधर वाला पार्ट आपका ईस्टर्न हो गया, इधर वाला वेस्ट हो गया. तो इंडस नदी के वेस्ट में, तो इस वाले तरफ वेस्ट पार्ट में, इंडस नदी के वेस्ट पार्ट में सेल्यूकस रूल करता था. यानी कि इस एरिया में सेल्यूकस का शासन था. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको एनसीईआरटी में कहा गया है कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, एनसीईआरटी में एंड अर्ली इंडिया के फर्स्ट थर्ड लाइन में ही मेंशन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक अपना शासन स्थापित कर लिया था. उसी एनसीईआरटी की लाइन को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कैसे कर लिया था ये आप समझिए. तो पहले उस नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में उस टाइम में किसका रूल था? ठीक है, किसका शासन था? तो इस पूरे एरिया में रूल करता था सेल्यूकस, अफगानिस्तान और इस बलूचिस्तान के एरिया में. तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा? सेल्यूकस को, जो सेल्यूकस है, ठीक है, क्योंकि उसके कंट्रोल में ये वाला इलाका भारत का है, तो चाणक्य ये चाहते हैं कि ये जो क्षेत्र है जो सेल्यूकस के कंट्रोल में है, ये फिर से मगध के कंट्रोल में आ जाए, भारतवर्ष के नियंत्रण में आ जाए.
इसके लिए युद्ध होता है सेल्यूकस के साथ। ओके, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य उस युद्ध को, तो सेल्यूकस वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध को ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इस युद्ध को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। या कहते हैं कि बराबरी पर स्थिति इतनी ज़्यादा टफ हो गई कि इनके बीच में एक संधि हुई, एक पीस ट्रीटी हुई, एक पीस ट्रीटी भी हुई। और उसके रिटर्न में, इस पीस ट्रीटी में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उस युद्ध में एडवांटेज की स्थिति में थे इस वॉर में, तो सेल्यूकस क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य को साथ ही साथ अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो एरिया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में दे देता है। और अपनी डॉटर और अपनी पुत्री की मैरिज, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी का विवाह करा देता है और उस डॉटर का नाम होता है हेलेना। ठीक, हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। इस संधि में, इस पीस ट्रीटी में, या आप कह सकते हैं इस युद्ध में विजय होने पर चंद्रगुप्त मौर्य को यह सब कुछ मिलता है। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो आप उसे मिलता है। साथ ही साथ लर्नर्स उसे एज उसका विवाह उसकी पुत्री हेलेना के साथ तय होता है। ठीक है, और इस तरीके से ये वाले वॉर की ये उसका रिजल्ट था। बैक टू अवर नोट्स। ठीक, देखिए तो आपके लिए जो मैंने ये पीडीएफ तैयार की है, इससे आपका बिल्कुल जो टॉपिक है ये पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो सीयूटी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त लिबरेटेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम द थ्रेल्डम ऑफ सेल्यूकस who ruled over the area west of the Indus. In the war, इस युद्ध में with the Seleucus, चंद्रगुप्त seem to have emerged victorious. देखो दिया गया है, have emerged victorious. Eventually peace was concluded. तो इन दोनों के बीच में एक शांति समझौता होता है, एक पीस ट्रीटी होती है बिटवीन द टू। वो बिटवीन टू कौन है, एक सेल्यूकस और एक चंद्रगुप्त मौर्य। एंड इन रिटर्न फॉर, और बदले में इस पीस ट्रीटी में चंद्रगुप्त मौर्य को 500 एलिफेंट्स एंड सेल्यूकस गिव हिम नॉट ओनली हिज डॉटर, सेल्यूकस ने न केवल अपनी पुत्री को दिया, साथ ही साथ ईस्टर्न अफगानिस्तान, नोट कीजिएगा, ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द एरिया वेस्ट ऑफ द इंदस, और इंदस के वेस्ट में जो भी एरिया था वो सब चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में सेल्यूकस दे देता है, क्योंकि विवाह हो गया। आप भूल रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में चाणक्य है। चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है 2024 में जितना कि उस दौर में थी। ठीक है, तो चाणक्य ने पूरा दिमाग लगाया इस युद्ध में कि सेल्यूकस को मारकर कुछ नहीं होगा, मुझे चंद्रगुप्त मौर्य को और भी अधिक ताकतवर बनाना है यदि, तो मुझे सेल्यूकस इस तरीके से उस युद्ध का परिणाम चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में ले आना है। और आप देखिए कितने इंटेलिजेंट तरीके से, कितने डिप्लोमेटिक तरीके से इस युद्ध का परिणाम क्या रहा कि इस युद्ध में पूरा एडवांटेज की स्थिति में आपको चंद्रगुप्त मौर्य दिखाई देगा।
जिसमें उसको 500 एलिफेंट्स मिलते हैं। सेल्यूकस गिव हिम नॉट ओनली हिज डॉटर, सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह भी करवा देता है। साथ ही साथ ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का एरिया और इंडस के वेस्ट का एरिया वो सब चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में आ जाता है। ओके, इस प्रकार हम ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त दस बिल्ट अप ए वास्ट एम्पायर। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही विशाल साम्राज्य की नींव रख देता है, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसमें न केवल बिहार एंड सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ उड़ीसा, जिसमें कुछ हिस्सा उड़ीसा का भी है, बंगाल भी उसके साम्राज्य में है, साथ ही साथ वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया भी उसके पार्ट में है, और दक्कन का जो एरिया है वो भी उसके पार्ट में है। तो आप देखिए कितना विशाल साम्राज्य है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसका कंट्रोल आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इंडस नदी के वेस्ट में, साथ ही साथ बिहार के साथ साथ उड़ीसा का कुछ पार्ट, बंगाल का भी, साथ ही साथ वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया भी उसी के कंट्रोल में, और दक्कन का एरिया भी उसी के नियंत्रण में चंद्रगुप्त मौर्य के होता है। ए साइट फ्रॉम, इसके अलावा केरला, तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, केरला, तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द मौर्यास रूल्ड ओवर वर्चुअली द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। ए साइड फ्रॉम केरला, तो ये कुछ ऐसा क्षेत्र था, केरला, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का कुछ हिस्सा, केरला, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इस इलाके को यदि आप छोड़ दें तो मौर्याज ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे भारतवर्ष उपमहाद्वीप में, इंटायर सब कॉन्टिनेंट में रूल किया था, रूल्ड वर्चुअली। तो कौन सा एरिया हम कह सकते हैं नहीं इंक्लूड था इनके उसमें, तो केरल, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यदि हम इसको साइड कर दें तो मौर्याज ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में रूल किया। ओके, आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, देखिए, तो एक बार मैप से भी इसको समझ लेते हैं ताकि आप लोग को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो मैप हमारा थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करना होगा इसे। ये वाला आपने आई होप अपने नोट्स बना लिए होंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने। ठीक है, देखिए ओके, तो ये आपका देखिए, तो कौन कौन से इलाके, तो आपका तो ये इलाका ही है, साथ ही साथ उसके कंट्रोल में कौन सा इलाका है, तो ये जो बिहार वाला ये चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में है ही, साथ ही यहाँ पे उड़ीसा है तो कुछ इलाका उड़ीसा का भी, ठीक, एज वेल एज नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया ये आपका है ही, ठीक है, ये उसके कंट्रोल में है। साथ ही साथ जो दक्कन का एरिया है वो भी उसके नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो ये सब इलाके हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन थे, उसके नियंत्रण में थे। ठीक है, कुछ इलाके थे जो उसके नियंत्रण में नहीं थे, जैसे कि ये वाला जो इलाका है आपका ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है ये, और कुछ साउथ का इलाका है। ठीक है, और ये आपका मैंने इसीलिए छोड़ दिया है बंगाल का इलाका, यहाँ पे बंगाल
ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, इनको यदि छोड़ दें तो पूरे आपको दिख रहा है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ओके, देखिए नेक्स्ट एनसीईआरटी भी अभी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, नोट्स से इससे पढ़ते रहिए। अभी आपका एनसीईआरटी पर हम वापस आएंगे और आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलेगी जैसे ही आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे। द मौर्याज आल्सो कॉन्क्वर्ड द रिपब्लिक्स ऑफ संघ, रिपब्लिक आर्यस। तो मौर्याज ने जो उस समय के रिपब्लिक थे या कुछ संघ थे उनको भी जीता, विच कौटिल्य कंसीडर्ड। और कौटिल्य ने ये जो संघ थे, ये जो रिपब्लिक थे, इनको क्या माना था कि ये साम्राज्य की ग्रोथ में बाधा हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इसलिए इनको भी जीतो, नहीं तो साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाएगा। तो कौटिल्य ने इनको कंसीडर किया था एज अ ऑब्स्टिकल, एक बाधा के रूप में, एक रुकावट के रूप में। तो मौर्याज ने इनको भी कॉन्कर्ड किया, रिपब्लिक्स और संघ को, विच कौटिल्य कंसीडर्ड ऑब्स्टिकल्स, और जिनको कौटिल्य ने एक ऑब्स्टिकल माना है, एक बाधा माना है साम्राज्य की ग्रोथ में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, मौर्यास के इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन, कि इनका इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से था। ओके, और क्योंकि इस पीडीएफ आपकी बहुत वो है डीप में, सारे नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट न रह जाए। फाइंडिंग अबाउट द मौर्यास का जो टॉपिक है वो इसी नोट्स से कवर हो जाएगा, फिर हम एनसीईआरटी भी अभी रीड कर लेंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। तो इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, कि इनका जो इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन था वो किस तरह से था। द मौर्यास ऑर्गेनाइज्ड ए वेरी इलेबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यास ने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि इलेबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की एक बहुत ही शानदार व्यवस्था को इन्होंने विकसित किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को। क्योंकि इतने बड़े अंपायर को यदि आपको रन करना है तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही, आप कह सकते हैं, परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ही सुव्यवस्थित होना चाहिए, बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए, बहुत ही ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो मौर्यास ने एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को काफ़ी इलेबोरेट, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड किया था। वी नो दैट, हम ये जानते हैं। अब इस इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ध्यान दीजिए, सोर्स क्या है। हमें मौर्यास के इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, साम्राज्यवादी जो इनका इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसके बारे में सोर्स क्या है, हमें कहाँ से जानकारी ये मिल रही है। तो हमें मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिल रही, दिस फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से, कि मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो एक मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज एक आपका सोर्स है। मेगास्थनीज की जो बुक है वो अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, ठीक है, अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, एक ये हो गया सोर्स नंबर 1, द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज एंड द अर्थशास्त्र। दूसरा सोर्स है मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन को जानने का, वो है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। ये सेकेंड सोर्स है मौर्यास के प्रशासन के बारे में जानने का। ओके, तो स्टूडेंट्स, सीयूटी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जो मौर्यन अंपायर है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है या उसका सोर्स आपके एनसीईआरटी में क्या है, या ठीक है, तो वो एक है मेगास्थनीज के अकाउंट जो उन्होंने लिखी है, जो बुक मेगास्थनीज में, और सेकंड है आपका अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। ये दो चीज़ों से, दो अकाउंट से हमें और मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में
डिटेल में जानकारी मिलती है कि इनका प्रशासन कैसा था, किस तरीके से मौर्य शासन चलाते थे, रूल करते थे इतने बड़े साम्राज्य में। देखिएगा तो मेगास्थनीज कौन था? हु वाज मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है, एक ग्रीक राजदूत था। जैसे आज एम्बेसडर होते हैं ना अलग अलग कंट्रीज में, हर एक कंट्री का एक हाईएस्ट ऑफिशियल होता है एम्बेसी में, जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में रहता है, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ उसको कांटेक्ट करवाता है, उसे कहते हैं राजदूत, एम्बेसडर। तो मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जो सेल्यूकस ने ही भेजा था, क्योंकि सेल्यूकस ग्रीक के थे। तो जब वो यहाँ से वापस चले गए और पुत्री उत्तरी का विवाह हो गया, तो वो एक अधिकारी को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त कर गए। वो ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, सेंट बाय सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को इन्होंने भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था, ठीक है। ही लिव्ड इन द मौर्य, और ये मौर्य साम्राज्य में रहा। ये कहाँ रहता था? तो मौर्यन जो कैपिटल थी, ही लिव्ड इन द मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। वैसे मगध की जो सबसे पहली राजधानी थी वो राजगृह थी, राजगृह थी। उसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाद में ये राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। तो मौर्यन जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ही लिव्ड इन द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र एंड रोट एन अकाउंट, और उसने एक अकाउंट लिखा, एक किताब लिखी, नॉट ओनली ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी, ना केवल उस किताब में शहर के प्रशासन के बारे में जानकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी है, साथ ही सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, बट आल्सो द मौर्य एम्पायर एज होल, पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में भी उसकी उस बुक में जानकारी मेगास्थनीज ने दी है कि किस तरीके से पाटलिपुत्र में रूल चलता था, राजधानी कैसी थी। ये सब कुछ बहुत डिटेल में मेगास्थनीज ने बताया है अपनी बुक में, ठीक है, ठीक। और उसकी जो बुक है वो इंडिका, याद रखिए इंडिका, जो पब्लिश की गई है बुक, जो उसके मेगास्थनीज अकाउंट डज नॉट सर्वाइव इन फुल। ये चीज आपको क्लास 12 के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि मेगास्थनीज ने जो कुछ भी लिखा वो पूरी तरीके से तो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो सारी चीजें तो हमें नहीं मिली। दीज फ्रेगमेंट्स, उसके लिखी गई जो अकाउंट थे वो हमको टुकड़े में मिले, थोड़ी किताब मिली, थोड़ी नष्ट हो गई, थोड़ी सी मिली, कुछ पन्ने मिले, ठीक है, इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में मिली। हैव बीन कलेक्टेड, और इन फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट किया गया और इनको पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, एक किताब के रूप में, जिसका इंटाइटल क्या है? इंडिका। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम के लिए, ठीक है। आपका डिटेल एनालिसिस चल रहा है। आई होप आपको क्लास, आप इंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को, ठीक है। शेयर भी कीजिएगा अपने पेयर ग्रुप में, ताकि इस जितने ज़्यादा आप क्लास को शेयर करेंगे उससे मेरा ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और मैं आपके लिए इसी तरीके से डिटेल में कंटेंट क्लास 12 एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ब्रेक डाउन करूंगा, बिल्कुल डिटेल में, जिससे कि मेरे जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के, उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में भी ना आए, साथ ही साथ जो फ्यूचर में वो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये मेरा एक एम है, ये मेरा एक लक्ष्य है, ठीक है। तो मेगास्थनीज के जो अकाउंट है वो सर्वाइव नहीं है पूरी तरह से, वो फ्रेगमेंट्स में हमको मिले, हैव बीन कलेक्टेड, उन्हें कलेक्ट किया गया है एंड पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, और उनको एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया है, जिसका इंटाइटल क्या है? इंडिका, विच थ्रोज वैल्यूएबल। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो बहुत ही वैल्यूएबल बुक है, जो किस पर प्रकाश डालती है, ये इंडिका जो बुक पब्लिश की गई बुक के रूप में, उसकी सारी जानकारी मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्यास के सोसाइटी के बारे में, और उस समय की इकोनॉमी कैसी थी,
मौर्य टाइम्स में, इन सब के बारे में हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमको प्रोवाइड होती है इस बुक से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बुक है, इस किताब से स्टूडेंट्स, ओके, देख लीजिए, थोड़ा सा नोट्स लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पर। तो इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की जो जानकारी मिल रही है मौर्यास के, उसके जो सोर्स हैं, क्योंकि हिस्ट्री आप सोर्स से ही पढ़ते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास एक बीता हुआ समय है जो हम सबूतों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर पढ़ते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास में जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसका सोर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, कि इसका सोर्स क्या है जो आपने टॉपिक पढ़ा है। तो इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन जो मौर्यास का है, उसका जो सोर्स है, जो हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो जो एक ग्रीक एम्बेसडर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ग्रीक एम्बेसडर, ठीक है, इनका नाम है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है। एक इन्होंने जो लिखा है, डिटेल जानकारी दी है वो, साथ ही साथ अर्थशास्त्र, ओके, अर्थशास्त्र, ओके, पूरा क्लीन हो गया, देख लीजिए। तो एक आपका इंडिका, ठीक है, जो मेगास्थनीज की ही जो भी हमें फ्रेगमेंट्स उसके लिए मिले, उसके इंफॉर्मेशन की, उनको हमने एक बुक के रूप में पब्लिश किया गया, इंडिका बुक है, ठीक है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र, ठीक, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की है, और ये आपकी मेगास्थनीज की है। हमें इन दोनों सोर्सेस से मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन, डिटेल में हमें को जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य में किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था थी, किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था थी, क्या आर्थिक व्यवस्था थी। ये सब हमको इंडिका और अर्थशास्त्र से पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो एनसीईआरटी में जो थोड़ा बहुत कंटेंट दिया गया है, जब आप ये नोट्स, ये पीडीएफ पूरी कंक्लूड कर लेंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें आने वाली नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, दीज टू सोर्सेस, ये जो दो सोर्सेज हैं आपके, these two sources, देखिए ना, these two sources enable us to draw a picture of the administrative system of the चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों सोर्सेज से हम एक पूरा आकलन कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। ड्रॉ ए पिक्चर, इमेजिनेशन कर पाते हैं दिमाग में अपने कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या शासन व्यवस्था रही होगी, ठीक है। तो इन सोर्सेस के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य वाज एविडेंटली एन ऑटोक्रेट, ध्यान दीजिए, ऑटोक्रेट रूलर था। ऑटोक्रेट रूलर का मतलब क्या है, जो सारे अधिकार अपने पास रखता है, जो राजा, जो सारे डिसीजंस स्वयं लेता है, उसे हम ऑटोक्रेट कहते हैं, ठीक। हु कंसंट्रेटेड ऑल पावर, ऑटोक्रेट रूलर था जो सारी पावर को अपने ही हाथों में रखता था। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि सारे निर्णय चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं लेता था। सलाह चंद्रगुप्त उससे, चाणक्य से लेता था, वो उनके सबसे बड़े सलाहकार थे। इसके अलावा वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक रूलर के रूप में जाना जाता है इतिहास में।
और वो कहा जा रहा है कि वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था जो सारी पावर को कंसंट्रेट करता था खुद अपने हाथों में। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, मेगास्थनीज के अनुसार द किंग वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल, राजा को सलाह, एक सभा भी थी, एक काउंसिल भी थी, हुज मेंबर्स वर नोटेड फॉर विजडम, एक काउंसिल थी, एक सभा थी, मंत्री परिषद की उसकी, जो उसमें सभी बुद्धिमान लोग थे, होंगे ही निश्चित तौर पे, जो राजा को सलाह देंगे हर मामले में, तो वो विजडम होंगे। देयर इज अ नथिंग टू शो, लेकिन एक चीज बिल्कुल हमें नहीं पता चलती है, ये नहीं इसमें हमें दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि दैट देयर एडवाइस वाज बाइंडिंग ऑन हिम, कि इनकी जो सलाह थी वो चंद्रगुप्त मौर्य मानने के लिए बाध्य था, ऐसा कुछ नहीं था। ये सलाह देते थे, अब मानना है या नहीं मानना है, इनकी सलाह को ये चंद्रगुप्त मौर्य डिसाइड करता था। ठीक है, तो ये मेगास्थनीज के अनुसार ये, क्योंकि मेगास्थनीज एक बहुत ही वैल्यूएबल आप सोर्स मान के चलिए, क्योंकि जो दरबार में रह रहा है तो वो बहुत ही क्लोज है इन सभी चीजों की, वो उसको सब दिख रहा है कि कैसे शासन चलता था, क्या होता था, और उसने वही सब लिखा है। तो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है मेगास्थनीज सोर्स आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, कि इस पूरे साम्राज्य में किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता था, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को कंक्लूड करके खत्म करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर देखिए, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। ओके, द एम्पायर वाज, अब किस तरीके से इस साम्राज्य को चलाया जाता था, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था, कैसे रूल किया जाता था इस पूरे साम्राज्य में, तो अब हमें इसे समझना होगा कि साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है, तो इसे डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, और उसके बाद एनसीईआरटी भी आपकी रीड करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ प्रोविनेंसेस, इस पूरे साम्राज्य को कई प्रोविनेंसेस में बांटा गया था, नंबर ऑफ प्रोविनेंसेस, एंड ईच ऑफ दीज प्लेस्ड अंडर ए प्रिंस, और हर एक प्रोविनेंस एक प्रिंस के अंडर में दिया गया था। ठीक है, प्रिंस के अंडर में हर एक प्रोविनेंस दिया गया था, समझिए आप, हर एक प्रोविनेंस एक प्रिंस के कंट्रोल में था। हु वाज अ सन ऑफ द रॉयल डायनेस्टी, जो रॉयल डायनेस्टी का ही सदस्य था। हु वाज अ मेंबर ऑफ द रॉयल डायनेस्टी, राज परिवार है उसी का सदस्य है, वो प्रिंस है, और उसको प्रोविनेंस दे दिया कि बेटा आपको ये वाला प्रोविनेंस आपकी जिम्मेदारी में, आप इसको देखिए। इस तरीके से ये था। तो अंपायर को डिवाइड किया गया था, अंपायर को डिवाइड किया गया था इनटू अ नंबर ऑफ प्रोविनेंसेस। नोट डाउन करेंगे, इस पूरे साम्राज्य को कई प्रोविनेंसेस में बांटा गया था, और उन प्रोविनेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसेस को दी गई थी, राजकुमारों को दी गई थी। द प्रोविनेंसेस वर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल यूनिट्स, फिर प्रोविनेंसेस को भी बांटा गया था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब आप डिवीजन करते हैं तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो जाता है। द प्रोविनेंसेस वर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल यूनिट्स, प्रोविनेंसेस को भी स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया गया था। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर बोथ, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, अरेंजमेंट किए गए थे, ताकि चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे गांव का इलाका हो चाहे शहर का इलाका हो, प्रशासन अच्छे से चलना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था में कोई दिक्कत ना है, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक, तो जो आर्कियोलॉजी की गई है, जो एक्सकवेशन किया गया है, सो दैट वो हमको क्या दिखाता है, ए लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स रिलेटेड टू मौर्यन टाइम्स। जो एक्सकवेशन में हमें बहुत सारे शहर मिले हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते हैं। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स, काफी संख्या में
शहर रिलेट करते हैं मौर्यन टाइम्स को, उनमें से कौन कौन से मेन है? अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज। अंडरलाइन करेंगे, एनसीईआरटी में भी ये लाइन दी गई है, ये भी आपका एनसीईआरटी में कवर किया गया है, इस वाले पॉइंट को मैंने लिया है। तो पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला बहुत ही महत्वपूर्ण शहर थे मौर्यन डायनेस्टी के। मौर्यन साम्राज्य में देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लास 12th की एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, मौर्य साम्राज्य में 5 बड़े राजनीतिक केंद्र थे। द कैपिटल पाटलिपुत्र हो गया नंबर 1, जो राजधानी है पाटलिपुत्र वो, तक्षशिला सेकेंड, ठीक है, तीसरा उज्जैनी, 4th तोशली, 5वां सुवर्णगिरी। और ये सभी का मेंशन किया गया है अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। देख लीजिए, जो अशोक के अभिलेख मिले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका बिंदुसार आएगा, उसका सक्सेसर, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, ठीक है, शिलालेख अभिलेख, उसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चल रहा है कि 5 राजनीतिक केंद्र थे इस पूरे साम्राज्य के। एक राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी तक्षशिला, तीसरी उज्जैनी, तोशली, सुवर्णगिरी, और इन सब का मेंशन अशोकन इंस्क्रिप्शंस में है, अशोक के अभिलेख में है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है, कि आपको राइट द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स नेम, आपको 5 बड़े राजनीतिक केंद्रों के नाम बताने हैं। तो वो आपके हैं पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली, सुवर्णगिरी, इन सबका अशोक के इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है। मेगास्थनीज स्टेट्स दैट न्यूमेरस सिटीज एग्जिस्टेड इन इंडिया बट ही कंसीडर्ड पाटलिपुत्र टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, मेगास्थनीज ने बताया कि उस दौर में कई सारे शहर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उसने पाटलिपुत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। पाटलिपुत्र जो मॉडर्न टाइम में, जिसे हम पटना के रूप में जानते हैं, याद रख क्लास 12th के स्टूडेंट्स, पाटलिपुत्र जो मॉडर्न टाइम में पटना के रूप में जाना जाता है। तो बट ही कंसीडर्ड, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण कंसीडर किया है। ही कॉल्स इट पालीबोथर, उसने इसे पालीबोथर भी कहा है। अंडरलाइन करें सीयूटी एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने दूसरे किस अन्य नाम से बोला है? तो पालीबोथर, ठीक है, पालीबोथर, याद रखें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी एग्जाम के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ही कॉल्स इट्स पालीबोथर, ठीक है। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने एक अन्य नाम से भी कहा है, जिसे वो कहते द, अब इसका जो ये जो शब्द है, ये द ग्रीक टर्म है, ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। द ग्रीक टर्म मीन्स, इसका मतलब क्या है? सिटी विद गेट्स, मतलब एक शहर जिसमें कई सारे प्रवेश द्वार हैं। मेगास्थनीज जिससे पालीबोथर कह रहा है, ये एक ग्रीक टर्म है, और इसका मायने ग्रीक टर्म में क्या है, ये भी सीयूटी एग्जाम के लिए हो गया कि पालीबोथर शब्द का मतलब क्या है? द सिटी विद गेट्स, एक ऐसा शहर जिसमें कई प्रवेश द्वार हैं। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, पाटलिपुत्र वाज बाउंडेड बाय अ डीप डिच, पाटलिपुत्र पूरा घिरा हुआ था, एक दीवार से चारों तरफ पाटलिपुत्र की बाउंड्री बनाई गई थी। एंड वुडन वॉल क्राउंड विथ, कितने टावर्स थे शहर की सुरक्षा को देख? 570 टावर्स, समझिए आप, ये नंबर दिया गया है, ठीक है, 570 टावर्स। और कितने गेट्स थे शहर में? 64 गेट्स। कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि 570 टावर्स और 64 गेट्स पाटलिपुत्र में थे। ये मेगास्थनीज बता रहा है, ठीक है। उसकी बुक से हमें पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिल रही है, ओके। सीयूटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है।
सभी बच्चे अपना एक एक पॉइंट लेक्चर को आप देखिए, नोट कीजिए, सारी चीजों को नोट्स बनाइए इनके, ठीक है। पाटिलपुत्र वाज बाउंडेड बाय अ डीप डिच एंड वुडन वॉल एंड क्राउन्ड विथ 570 टावर्स एंड हैड 64 गेट्स। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज के अनुसार पाटिलपुत्र वाज 9.33 माइल्स लॉन्ग। देखिए ध्यान से देखिए, पाटिलपुत्र वाज 9.33 माइल्स लॉन्ग, मतलब इस तरीके से 9.33 माइल्स लॉन्ग and 1.7 miles broad and 1.7 miles broad. This size, ये जो उसने साइज दिया है पटना पाटिलपुत्र का, टैलीज विथ दैट ऑफ पटना, वो बिल्कुल मैच करता है पटना शहर से इवन टुडे, आज भी, समझिए, ठीक है। तो द ग्रीक एम्बेसडर आल्सो रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटिलपुत्र। इस एम्बेसडर ने, इस राजदूत ने पाटिलपुत्र के बारे में और भी प्रशासन के बारे में हमें जानकारी दी है। द कैपिटल ऑफ द मौर्यास, जो मौर्यास की राजधानी थी पाटिलपुत्र, ठीक है। और उसने क्या बताया है कि शहर में द सिटी, इंपॉर्टेंट रहेगा, द सिटी वाज, ठीक है, द सिटी वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय 6 कमिटीज। शहर में, शहर की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए 6 कमेटियां थी, 6 कमिटीज थी स्टूडेंट्स, 6 कमिटीज, ईच ऑफ विच, हर एक कमेटी का अपना एक उसमें काम होता था, और हर एक कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 5। हर एक कमेटी में 5 मेंबर्स थे, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करेंगे आप लोग कि जो शहर था पाटिलपुत्र, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए 6 कमेटियां बनी हुई थी, 6 कमेटीज थी, और ईच ऑफ विच कंसिस्टेड ऑफ 5 मेंबर्स, जिसमें हर एक कमेटी में 5-5 सदस्य थे। ये जो कमेटियां थी, आप कह सकते हैं कि जैसे आज के समय में विभाग हैं, ठीक है, हमारे सरकारों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ही उस समय भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। दीज कमिटीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये जो विभाग थे, ये जिम्मेदार थे, उत्तरदायी थे, किसके लिए? शहर की साफ सफाई, सैनिटेशन के लिए। जो कोई घूमने आ रहा है पाटिलपुत्र, फॉरेनर्स, उनकी देखभाल के लिए, मतलब एक पर्यटन विभाग भी था, आप कह सकते हैं। उसमें पाटिलपुत्र में एक पर्यटन विभाग, एक आप कह सकते हैं साफ सफाई विभाग था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रजिस्ट्रेशन होता था, मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनते थे लोगों के, आप समझिए, आज भी बन रहे हैं। तो आज जो ये सारा प्रशासन चल रहा है, ये हमने, आप कह सकते हैं ना, ये लर्निंग्स हमने कहाँ से ली है, ठीक है, ये लर्निंग्स हमने उसी टाइम ऑफ पीरियड से स्टूडेंट्स ली हैं कि बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ वेट्स एंड मीजर, एक विभाग है जो वेट और मीजर सिस्टम जो है उसको रेगुलेट कर रही है, देख रही है कि कहीं शहर में कोई धांधली तो नहीं हो रही, कोई व्यापारी नाप तौल में कमी तो नहीं कर रहा है आम जनता के साथ, प्रजा के साथ, इसको देखा जा रहा है। एंड सिमिलर अदर फंक्शंस, और भी अन्य काम, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात हमें पता चलती है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, और कौटिल्य के अनुसार, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्ड अबाउट 24 डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कौटिल्य क्या बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है मौर्यास की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो करीब 2 दर्जन, लगभग उससे भी ज्यादा विभाग संभालती थी, 12 डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। और आपको मैं बार बार बता रहा हूं, आज की जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो आचार्य चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक है, उसी से हमने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत हद तक उसी तरीके से हमने सीखा है, उसी तरीके से हमने बनाने की कोशिश की है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आज की भी प्रशासनिक व्यवस्था आपको बहुत सारी उन्हीं का रूप दिखाई देगा, ठीक है। तो कौटिल्य
ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती थी उस समय 12 से अधिक विभाग थे, डिपार्टमेंट थे स्टेट के, विच कंट्रोल्ड सोशल, जिनका किस पर नियंत्रण था, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर। ठीक, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी महत्वपूर्ण चीज अब आने वाली है। ठीक है, देखिएगा, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ चंद्रगुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, जो सबसे आप कह सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है चंद्रगुप्त के प्रशासन की, वाज इट्स मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज आर्मी, उसने जो एक इतनी विशाल सेना को मेंटेन कर रखा था, एक इतनी विशाल सेना का उसने जो मेंटेनेंस कर रखा था, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का। समझिए आप, ह्यूज आर्मी, उसने एक बहुत ही विशाल सेना बनाई थी। तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना की जानकारी हमें एक सोर्स से मिलती है, और वो सोर्स क्या है, एक रोमन राइटर है प्लिनी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में लिखा है। एक रोमन राइटर है प्लिनी, वो ये बताते हैं स्टेट दैट कि चंद्रगुप्त ने कितनी विशाल सेना मेंटेन कर रखी थी, 6 लाख फुट सोल्जर्स, 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 कैवेलरी में घुड़सवार, 30,000 घुड़सवार कैवेलरी में, एंड 9,000 एलिफेंट्स और 9,000 हाथी। इतनी विशाल सेना, कौन जीतेगा चंद्रगुप्त से, कौन मौर्य वंश को हराएगा? तो मौर्य वंश बढ़ता जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक उसे और अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत से ही आप देखिए, मैंने आपको एक एनालिसिस करवाया था, विश्लेषण, कि किसी भी साम्राज्य के विस्तार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी की नीड है। और हिस्ट्री में जब भी आप किसी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसमें उसका एक सेना का फीचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी सेना आपको हमेशा पढ़नी होती है कि इसकी सेना कैसी थी, कितनी विशाल सेना थी। तो मौर्य साम्राज्य की सेना के बारे में एक रोमन राइटर प्लिनी बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी अपनी सेना में मेंटेन कर रखे थे। और भी सोर्सेज हैं, अनदर सोर्सेज टेल्स, अन्य स्रोतों से हमें क्या बताते हैं कि दैट द मौर्याज आल्सो मेंटेन्ड, मौर्याज ने 8,000 रथ, 8,000 चैरिट्स भी मेंटेन कर रखे थे। 8,000 रथ भी थे इनके पास। इन एडिशन टू दीज, और इन सबके अतिरिक्त हमें ये पता चलता है, इट अपीयर्स दैट ईच ऑफ द 6 विंग ऑफ द आर्म फोर्सेस, मतलब उसकी सेना में 6 विंग थी। और ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका ये मेंशन किया गया है। एनसीईआरटी में उसके आर्मी में 6 विंग थी, 6 विंग ऑफ द आर्म फोर्सेस। जैसे कि आज आप देखते हो कि इंडियन आर्मी में नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, 3 विंग है। और फिर इन 3 विंग में भी इनके अलग अलग विंग हैं, कमांडर, मतलब अलग अलग यूनिट्स हैं जो अलग अलग काम को देखती हैं। उनके कमांडो अलग अलग ऑपरेशंस में वो होते हैं, स्पेशल फोर्सेस उन्हें हम कहते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की भी सेना में आपको 6 विंग दिखाई दे रही हैं। एक आर्मी थी, द आर्मी, दूसरी थी द कैवेलरी, घुड़सवार यूनिट अलग थी, द एलिफेंट्स यूनिट अलग थी 3, द चैरिट्स रथ वाली विंग अलग थी। नेवी की भी हमें जब पता चल रहा है, द नेवी एंड द ट्रांसपोर्ट, यानी कि इनकी सेना में एक ट्रांसपोर्ट विंग भी है जो सेना की जरूरत के सामान को सप्लाई करने के काम में आ रही है। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस मैं करवा देता हूँ, वॉर सिचुएशन के समय क्या होता है। देखिए आप, ठीक है, वॉर सिचुएशन के समय स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे समझेंगे नेक्स्ट पेज के साथ।
ड्यूरिंग वॉर टाइम, ठीक, समझिए। जब वॉर चलता है तो वॉर में कौन सी आर्मी, किस साइड की आर्मी विन करेगी, कौन जीतेगा? जीत डिपेंड करती है बेटा किस पर, कि आप की आर्मी जो बैटल ग्राउंड पर लड़ रही है, जो बैटल ग्राउंड पर सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं, ठीक है, जो बैटल ग्राउंड पर युद्ध के मैदान में जो सैनिक लड़ रहे हैं, ठीक, आप उनको कितने अच्छे से सप्लाई कर पाते हो, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को आप कितने अच्छे से सप्लाई करते हो। नीड्स क्या होती हैं सेना की बैटल ग्राउंड में? नीड्स होती हैं उनकी, जैसे फूड की नीड हो गई, ठीक, मेडिकल हेल्प हो गई, और सर क्या हो सकता है, वेपन्स की सप्लाई हो गई, हथियार। तो ये 3 बेसिक नीड होती हैं आर्मी की बैटल ग्राउंड में, हथियार, फूड और मेडिकल हेल्प, जो उनको पीछे से बैक सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। और ये सप्लाई चेन जो होती है ना बेटा, जिस भी सेना की अच्छी होती है बैटल ग्राउंड में, युद्ध के समय में, उस साइड की सेना युद्ध जीत जाती है। और सप्लाई चेन आपकी तभी अच्छी होगी जब आपके आर्म्ड फोर्स में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सबसे अच्छी होगी, कि आप कितनी तेजी के साथ, कितनी जल्दी के साथ बैटल ग्राउंड में सारी चीज़ों को पहुंचा रहे हैं, सेना की ज़रूरत की चीज़ों को, जिससे कि आर्मी का कॉन्फिडेंस भी रहता है, सैनिकों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहता है, और वो अच्छे से फाइट करते हैं। अगर सैनिकों की ज़रूरत की चीज़ें ही बैटल ग्राउंड पर नहीं पहुंचेंगी, उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलेगा, समय पर हथियार नहीं पहुंचेंगे, तो वो कैसे जीतेंगे? तो आप जो देख रहे हैं कि जो मौर्याज हैं, जो इतना बड़ा साम्राज्य आप देख रहे हो जीतते जा रहे हैं, सबको अपने अधीन करते जा रहे हैं, तो वो युद्ध क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि उनके आर्म फोर्स में आपने क्या देखा? उनके आर्म फोर्स में आपने स्टूडेंट्स ये देखा कि एक आपको अलग विंग दिखाई दे रही है ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, एक अलग विंग आपको पूरी दिख रही है ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की आपको एक अलग विंग दिख रही है जो सप्लाई करती थी चीज़ों की, वाज असाइंड टू द केयर ऑफ सेपरेट कमिटीज, ठीक है। द मौर्याज मिलिट्री स्ट्रेंथ वाज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, देखिए मौर्यास का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, मौर्यास की जो सैन्य ताकत थी, वाज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दैट ऑफ द नंद। वो जो नंद लोग थे ना, नंद डायनेस्टी की तुलना करेंगे कि नंद भी क्योंकि बहुत पावरफुल थे, बहुत मजबूत थे, लेकिन मौर्यास की जो ये सैन्य क्षमता थी वो 3 गुना ज़्यादा थी नंदा से। आप इतनी इन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया था कि 3 टाइम्स, आप समझिए 3 गुना ताकतवर इनकी सेना हो गई थी नंदास से। एंड दिस वाज अपेरेंटली बिकॉज ऑफ अ मच लार्जर एम्पायर। और ये बात सही भी हमें प्रतीत होती, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य हो कर देंगे ये। अशोक के समय आते आते तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरा भारतवर्ष मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया था। पूरा भारतवर्ष, अखंड भारत का निर्माण कर दिया था सम्राट अशोक ने, जो इनके ग्रैंड सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। सम्राट अशोक पूरा अखंड भारत का निर्माण कर देगा, इतनी विशाल सेना बना देगा। उस टाइम आते आते बहुत विशाल हो जाती है सेना। एंड दस फॉर ग्रेटर रिसोर्सेज, और इतनी बड़ी सेना को रिसोर्सेज की भी बहुत नीड है। रिसोर्सेज तो मिलेंगे ही, क्योंकि बहुत बड़े एरिया पर इन्हीं का कंट्रोल होगा, तो भी रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं रह जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि हाउ डिड
चंद्रगुप्त मौर्य मैनेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ सच ह्यूज आर्मी? आपके लिए दिया गया है क्वेश्चन कि क्या कहा जा रहा है कि इस तरह जो चंद्रगुप्त मौर्य इतनी विशाल सेना मीट द एक्सपेंसेस ऑफ सच ह्यूज आर्मी, क्योंकि आप जब इतनी प्रोफेशनल आर्मी रखते हैं, जब आप इतनी प्रोफेशनल आर्मी रखते हैं तो उसका एक्सपेंस भी तो है, खर्चा भी तो है, सैलरी वगैरह दोगे कि नहीं दोगे? इस आर्मी क्योंकि प्रोफेशनल आर्मी है, जिनके सैनिकों का परमानेंट आपने उन्हें जॉब पे रखा है, जिनका काम है युद्ध ही लड़ना, ठीक है। तो सैलरी के अतिरिक्त फूड है, वेपन्स हैं, सेना की नीड्स हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो खर्चे की टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अगर हम भरोसा करें अर्थशास्त्र पर, जो कौटिल्य ने लिखी है, वी रिलाई ऑन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, इट वुड अपीयर दैट द स्टेट कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रियल। तो जो राज्य था, जो स्टेट था, क्योंकि वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता था, ठीक है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। द स्टेट ब्राउट न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, राज्य ने नई जमीनें तैयार की थी खेती के लिए। वो नई जमीनें क्या तैयार की थी, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाला एरिया है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझिएगा। तो क्योंकि आपके गंगा यमुना का जो एरिया होगा, ठीक है, जो गंगा और यमुना का एरिया है, ठीक है, बेसिकली दिस एरिया, ये जो एरिया है गंगा यमुना वाला, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश होती थी, बहुत घना जंगल का एरिया था, तो इस पूरे एरिया को इन्होंने किसमें परिवर्तित कर दिया था? कल्टीवेशन में। विद द एड ऑफ द कल्टीवेशन यील्ड, जिससे कि खेती और अधिक बढ़ गई थी, इनकम बहुत अच्छी हो गई थी, हैंडसम इनकम टू द स्टेट, राज्य को अच्छी खासी आय होने लगी थी, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के रूप में, और कलेक्टेड फ्रॉम द न्यूली सेटल्ड, ओके, पीजेंट्स, और पीजेंट्स को ये सब इट अपीयर्स दैट, और हमें पता चलता है, सॉरी क्लास 12 का ही चल रहा है, तो देखिए, तो इट अपीयर्स दैट द टैक्सेस, और हमें प्रतीत होता है, ठीक है, इट अपीयर्स दैट टैक्सेस कलेक्टेड, इट अपीयर्स दैट टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, हमें प्रतीत होता है कि जो टैक्सेस थे वो किससे लिए जाते थे? पीजेंट्स से वो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। वेरिड फ्रॉम 1/4 टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब वो वेरिड था, किसी से 1/4, किसी से 1/6, ये उसका रेशियो था, ठीक है, 1/4 एंड 1/6। दोज हु वर प्रोवाइडेड विद एन इरिगेशन फैसिलिटीज बाय द स्टेट हैड टू पे फॉर इट, और जिन किसानों को बेटा राज्य से इरिगेशन की सुविधा, सिंचाई की सुविधा देता था, तो उनको सिंचाई के लिए अतिरिक्त पे करना पड़ता था, हैड टू पे फॉर इट। सिंचाई व्यवस्था मुफ्त में नहीं थी, वो उसको भी पे करना पड़ता था राज्य सरकार को, ये आपने समझा, ठीक। अब हम अशोक के बारे में देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको आज ही की क्लास में कवर किया जाएगा, अशोक के बारे में भी, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, देख लेते हैं इनके ग्रैंड सन अशोक के बारे में, और ये पूरा मौर्यास जो एनसीईआरटी का है वो आपका कवर हो जाएगा आज के इस क्लास से। अशोक 273 एंड 232 BC तक इनका रूल रहा। इनके चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा? बिंदुसार होगा। सभी स्टूडेंट्स इस बात को नोट करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी होगा वो बिंदुसार होगा, whose reign is important for its continued link with Greek princes, और उसका लगातार उसके बाद जो उत्तराधिकारी रहे फिर उनका भी ग्रीक प्रिंसेस के साथ लगातार संबंध रहा। हिज सन, उस और जो बिंदुसार का पुत्र होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र होगा अशोक,
इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्य रूलर्स। अंडरलाइन, अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान माना गया है। मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य वंश में सबसे महान शासक के तौर पर अशोक को माना गया है। अशोक इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। अशोक इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्य रूलर्स। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ध्यान दीजिए सोर्स क्या है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सोर्स देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही वाज सो क्रूएल। बौद्ध धर्म के ट्रेडिशंस के अनुसार वो बहुत ही क्रूएल था। अशोक वाज अ सो क्रूएल इन हिज अर्ली लाइफ, अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत ही क्रूएल था। दैट ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू विन द थ्रोन। और ऐसा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार ये माना जाता है उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था राजगद्दी पाने के लिए, उत्तराधिकारी बनने के लिए। 99 ब्रदर्स का। देखो ये जो स्टेटमेंट है इज बेस्ड ऑन अ लीजेंड। ये एक गाथाकार, देखो पहले जो गाथाकार होते ना, जो गाथा गाते थे, गाथाकार, उस पर आधारित है। इट मे बी मिथिकल, हो सकता है कि ये केवल एक कहानी हो, सच ना हो। इसको आप इतना सच ना माने इस वाली कहानी को, जो लोग कह देते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था। तो ये एक बेस्ड है, सुनने के आधार पर किसी ने सुना किसी गाथाकार की बात और कह दिया कि हाँ ऐसा ही होगा, तो ये मिथिकल हो सकता है। इट मे बी मिथिकल। अशोक की जो बायोग्राफी है, जीवनी है, रिटन बाय बुद्धिस्ट ऑथर्स, वो बुद्धिस्ट ऑथर्स ने लिखी है, बौद्ध धर्म के लेखकों ने लिखी है। इज सो फुल ऑफ फिक्शन, इसमें बहुत सारी चीजें तो फिक्शनल है, ठीक है, बहुत सारी चीजें तो बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है, बहुत सारी स्टोरीज फिक्शन स्टोरीज हैं। दैट इट कैन नॉट बी टेकन सीरियसली, हमें इस तरह की चीजों को इतनी गंभीरता के साथ नहीं लेना है कि नहीं 99 भाइयों को कत्ल कर ही दिया था, इसमें आपको बिल्कुल रिजिड नहीं होना, इतना सीरियस नहीं होना। क्योंकि बुद्धिस्ट ऑथर्स ने जो कुछ भी अशोक के जीवन के बारे में लिखा है इज सो फुल ऑफ फिक्शन। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें आपसे मैं आज शेयर कर रहा हूं। ये नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस आज के टॉपिक का मिल गया है, ठीक है। तो अशोक की जो बायोग्राफी है वो बुद्धिस्ट ऑथर्स ने लिखी है, तो जो फुल ऑफ फिक्शन है, दैट इट कैन नॉट बी टेकन सीरियसली, जिसे हम इतना गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं। अशोक के अभिलेखों की बात करें, इंस्क्रिप्शंस की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन से टॉपिक खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं अशोक के अभिलेख, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस। देखिए अभिलेख, अब पहले बिल्कुल शॉर्ट में अभिलेख क्या होते हैं, तो किसी भी स्टोन में या किसी भी चीज में कुछ भी जानकारी लिखी है स्टोन में, हार्ड सरफेस में, उसको हम अभिलेख के तौर पे जानते हैं, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ अशोक इज रिकंस्ट्रक्टेड। अब अशोक के इतिहास को इतिहासकारों ने जो पुनर्जीवित किया है कि अशोक ने कब कौन सा युद्ध जीता, कब अशोक ने कौन से कार्य किए, तो इतिहासकारों को अशोक के बारे में बहुत सारे सोर्सेज मिले हैं, और खास तौर पे वो सोर्सेज शिलालेख के रूप में मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस के रूप में मिले हैं। अशोक के इतिहास को इतिहासकारों ने रिकंस्ट्रक्टेड किया है, ठीक है। अशोक के इतिहास को इतिहासकारों ने रिकंस्ट्रक्टेड किया है, पुनर्जीवित किया है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस। किस आधार पे? उसके अपने शिलालेख के अधिकार, जो उसने इंस्क्रिप्शन से जारी किए थे जब वो राजा था, उसी आधार पर इतिहासकारों ने उसके इतिहास को पुनर्जीवित किया, उसका रिकंस्ट्रक्टेड किया है। 39 इन नंबर, और वो कितनी की संख्या में हमको मिले? 39 की संख्या में वो शिलालेख पूरे भारत में मिले हैं, और उन शिलालेखों को हमने क्लासिफाइड कर दिया है 3 भागों में। इन 39 को 3 कैटेगरी में हमने बनाया है, ठीक है। वो 3 कैटेगरी कौन की? फर्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स। सेकेंड है माइनर रॉक एडिक्ट्स,
और तीसरा है सेपरेट रॉक एडिट्स। क्लास 12 की एनसीईआरटी में इस पॉइंट को दिया गया है। तो बोर्ड एग्जाम और सीयूटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के शिलालेख कितने हैं, 39। उनको कितने में क्लासिफाइड किया गया, 3 प्रकार के शिलालेखों में क्लासिफाइड किया गया है, मेजर रॉक एडिट्स, माइनर रॉक एडिट्स और सेपरेट रॉक एडिट्स में। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीयूटी और बोर्ड एग्जाम के लिए। द नेम अशोक एक्वायर्स इन कॉपीज ऑफ माइनर रॉक एडिट्स। अशोक का जो नाम हमने लिया है, अशोक नाम जो हमें प्राप्त हुआ है वो माइनर रॉक एडिट्स से प्राप्त हुआ है। एडिट्स फर्स्ट, ठीक है, फाउंड एट 3 प्लेसेस इन कर्नाटक, जो 3 स्थानों में पाया गया कर्नाटक के, और एक एमपी में पाया गया है, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट दैट, ये महत्वपूर्ण है कि अशोक का जो नेम है, अशोक नेम्स डज नॉट एक्योर इन एनी ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ध्यान दीजिए, एक मैप बनाऊंगा, ठीक है। एक बात आपको समझानी पड़ेगी यहां पर कि देखिए, ऑफ सेट, मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है बेटा कि जो हमको ये शिलालेख कह रहे हैं कि अशोक नेम डज नॉट एक्योर इन एनी ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस, उसके किसी भी शिलालेख में हमें अशोक का नाम नहीं मिला है। खासतौर पे वो शिलालेख जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि जो शिलालेख हमको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जो ये शिलालेख मिले हैं, इसमें हमें अशोक नाम ही नहीं मिलता है अशोक के शिलालेखों में। द इंस्क्रिप्शंस, देखो अशोक नाम हमको कहाँ मिल रहा है, माइनर रॉक एडिट्स में कर्नाटक, ठीक है, और कर्नाटक का है साउथ में, ठीक। द इंस्क्रिप्शंस विच डू नॉट कैरी हिज नेम मेंशन ओनली, इन अभिलेखों में उसका एक नाम मेंशन है, और वो है एक ही, केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका एक ही नाम मेंशन है, उसे देवान पिय, ठीक, मतलब देवों का प्रिय, ये भी नाम है, शिलालेखों में मिला है देवान प्रिय। पियादशी, देवान पिय पियादशी, यानी डियर टू गॉड, ये एक टाइटल है, क्योंकि उस समय जो राजा होते थे वो धर्म को सहारा लेते थे राज करने के लिए, प्रजा के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए इसके लिए। तो देवान प्रिय, पियादशी, ये सब टाइटल, एंड लीव आउट द नेम अशोक। अब ये जो टाइटल है देवान प्रिय या डियर टू गॉड, एडॉप्टेड बाय अशोक, वाज नॉट यूनिक, जो अशोक के द्वारा एडॉप्ट किया गया है देवान प्रिय, ये सिर्फ ये इतना यूनिक नहीं है, बट आल्सो एडॉप्टेड बाय हिज एंसेस्टर्स, इसके पूर्वजों ने भी इस तरह के टाइटल्स को एडॉप्ट किया था। यानी इसके पूर्वज आपके हो गए बिंदुसार, इसके पिता, और इसके दादा ग्रैंडसन आपके हो गए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी इसी तरीके के टाइटल एडॉप्ट किए थे। लेकिन जो एक टाइटल मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है सीयूटी एग्जाम के लिए, पियादशी का, यानी गुड लुकिंग, दिखने में बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, सीम्स टू हैव बीन यूनिक टाइटल, ये यूनिक टाइटल प्रतीत होता है, क्योंकि ये टाइटल इसके पूर्वजों ने नहीं धारण किया था, उन्होंने नहीं लिया था। तो पियादशी एक यूनिक टाइटल हमको समझ में आता है, लेकिन दीवान प्रिय इतना यूनिक नहीं है, क्योंकि इसके पूर्वजों ने इस टाइटल को अडॉप्ट किया था। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं हैव फाउंड इन इंडिया, वो भारत में भी पाए गए हैं। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस है वो इंडिया में पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पाए गए हैं? सीयूटी एग्जाम के लिए अशोक के अभिलेख, ये भी सीयूटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट भी सीयूटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, हैव बीन फाउंड इन इंडिया, वो भारत में पाए गए हैं, नेपाल में पाए गए हैं, पाकिस्तान में पाए गए हैं और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। ध्यान दीजिए,
अशोक के शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। क्यों पाए गए हैं? क्योंकि बेटा रूल था वहां तक, अखंड भारत था ये सर्व, इस पूरे क्षेत्र में मौर्यों का शासन चलता था। ऑल टुगेदर सबको जोड़े तो दे अपीयर एट 47 प्लेसेस, करीब 47 स्थान है इस पूरे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान में जहां पर ये पाए गए हैं। इट इज सिग्निफिकेंट दैट अशोकन इंस्क्रिप्शंस विच आर जनरली लोकेटेड इन एशियंट हाईवेज, ध्यान दें। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज ये समझने की स्टूडेंट्स कि अशोक के जो शिलालेख हैं, जो ये सिग्निफिकेंट बात है, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं या विलेख हैं वो जनरली कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पाए गए हैं? जो प्राचीन रास्ते थे, जिन रास्तों से व्यापार होता होगा, प्राचीन एशियन हाईवेज, उनके किनारे किनारे पाए गए। जो उस समय के रूट थे, ट्रेड एंड कल्चरल रूट्स, जहाँ से लोग आते जाते थे, सफर करते थे, उनके किनारे किनारे ये अभिलेख पाए गए। हैव बीन फाउंड एट 6 प्लेसेस इन अफगानिस्तान, 6 स्थानों में पाए गए अफगानिस्तान के। किस भाषा में कंपोज किए गए हैं? तो कंपोज्ड इन प्राकृत, कंपोज्ड इन प्राकृत, ध्यान देंगे सभी बच्चे, कंपोज्ड इन प्राकृत। दे वर रिटन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये CUT एग्जाम के लिए। कंपोज्ड इन प्राकृत, दे वर रिटन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में इन्हें रिटन किया गया है ग्रेटर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब ज्यादातर जो सब कॉन्टिनेंट में अभिलेख पाए गए वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में ही रिटन किए गए हैं। हाउएवर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दे हैव अपीयर्ड इन अरेमिक लैंग्वेज। मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उस तरफ का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, दे अपीयर्ड इन अरेमिक लैंग्वेज। अरेमिक लैंग्वेज में भी कुछ मिले हैं, खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी पाए गए हैं। एंड इन अफगानिस्तान दे वर रिटन इन बोथ, अफगानिस्तान में जो शिलालेख अभिलेख पाए गए हैं वो अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट लैंग्वेज दोनों में पाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान में जो शिलालेख पाए गए वो दोनों भाषाओं में पाए गए, अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट लैंग्वेज में। अशोक वाज द फर्स्ट इंडियन किंग, अशोक प्रथम भारतीय राजा था, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक वाज द फर्स्ट इंडियन किंग, अशोक प्रथम भारतीय राजा था टू स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल, जो सीधे अपनी जनता से उसने संवाद स्थापित किया था, बातचीत की थी, जो डायरेक्ट जनता से बातचीत करता था, मैसेज देता था थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस। और वो किसके जरिए? क्योंकि उस समय कोई मोदी जी की तरह तो रात के 8 बजे आए लाइव हो गए, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी लाइव आने वाली। तो वो जो जनता से बात करता था थ्रू इंस्क्रिप्शंस, अपने अभिलेखों से, जो भी उसको मैसेज देना है जनता को अपना लिखवा दिया और रास्तों पर उन पत्थरों को गाड़ दिया गया, लगा दिया गया और इस तरीके से जनता तक उसकी बात पहुंच जाती थी। तो अशोक प्रथम भारतीय राजा था जिसने अपनी जनता से, अपनी प्रजा से सीधा संवाद किया था थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस विच कैरी रॉयल ऑर्डर्स। और इंस्क्रिप्शंस में शाही आदेश, जो आदेश देता था अशोक, उस तरह की चीजें थी। द इंस्क्रिप्शंस थ्रो लाइट ऑन अशोक कैरियर, इन अभिलेखों ने अशोक के जीवन पर प्रकाश डाला है। हिज एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसी, साथ ही साथ इन अभिलेखों से हमें अशोक के एक्सटर्नल और डोमेस्टिक पॉलिसीज, जो अशोक की विदेश नीति थी, जो अशोक की डोमेस्टिक पॉलिसीज थी, एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर, और कैसे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इन सब के बारे में हमें डिटेल से जानकारी मिलती है। तो आज की जो क्लास रही उसमें मैंने नोट्स के साथ आपको NCERT का जो टॉपिक 3rd है उसे कंप्लीट करवाया, क्यों जल्दी से हम अपनी NCERT ओपन करेंगे और NCERT में हम जल्दी से अपने उस टॉपिक को देख लेंगे कि कवर हो गया या नहीं हो गया, ठीक है? फिर आप बताइएगा। तो यहां से देखते हैं 3 एन अर्ली एम्पायर से, ठीक है? एन अर्ली एम्पायर, द ग्रोथ ऑफ मगध culminated in the emergence of the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya, who founded
द एम्पायर 321 BCE। ही एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फॉर द नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान, उसने अपना नियंत्रण अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक बढ़ाया। हिज ग्रैंड सन अशोक, उसका जो ग्रैंड सन था अशोक, ये अर्ली इंडिया का, इसमें कोई डाउट नहीं, सबसे फेमस रूलर था। कॉन्कर्ड, उसने कलिंग को जीता, कॉन्कर्ड कलिंग, प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा। और हमें क्या पता चलता है मौर्यास के बारे में? हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेस, कई प्रकार के सोर्सेस का सहारा लिया है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। और वो सोर्सेस क्या हैं? दीज इंक्लूड आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, जैसे स्पेशली स्कल्पचर, मूर्तियाँ भी बहुत सारी हमको मिली हैं, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में। आल्सो वैल्यूएबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क्स सच, और साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जैसे अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने जो लिखा वो एक ग्रीक एम्बेसडर था जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और उसके जो अकाउंट है विच सर्वाइव इन फ्रेगमेंट्स, वो हमें टुकड़ों में मिले हैं, बाद में उन्हें कंपाइल करके हमने एक पब्लिश किया, एक बुक पब्लिश किया, अभी आपको पढ़ाया इंडिका। और अनदर सोर्स हैं जैसे कि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया गया है मौर्यों के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पार्ट्स ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज बाय कौटिल्य, जिसे कौटिल्य या चाणक्य ने कंपोज किया है। ठीक है, और हमें क्या पता चलता है? कौटिल्य देख लीजिए। आल्सो वैल्यूएबल और कंटेम्प्रेरी वर्क्स सच एज द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, ये हो गया। इन अदर सोर्स दैट इज ऑफन यूज्ड इन द अर्थशास्त्र, पार्ट्स ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य, ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त, और ये माना जाता है चंद्रगुप्त के मंत्री थे, उनके सलाहकार थे। बहुत ही शॉर्ट में दिया गया एनसीईआरटी में, मैंने आपको बड़ा डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, बिसाइड्स द मौर्यास आर मेंशन्ड इन लेटर बुद्धिस्ट, साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें भी मौर्यास के बारे में बहुत जानकारी दी गई, उसका भी मेंशन मैंने किया है। जैन और पौराणिक लिटरेचर में भी, एज वेल एज सांस्कृतिक लिटरेरी वर्क्स में भी। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कर सकता है कि अशोक के मौर्यन एम्पायर के सोर्सेस के बारे में लिखिए कि कौन कौन से सोर्सेस से मौर्यन एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो आई होप कि आप इजीली इसको लिख लेंगे। वाइल दीज आर यूजफुल द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, साथ ही साथ अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी बहुत ही यूजफुल हैं मौर्यास के बारे में, जो अभी अभी हमने इसको कवर किया है। ऑन रॉक्स, जो उसने पत्थरों पर लिखवाए हैं, पिलर्स पर लिखवाए हैं, आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज, जिन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेज माना गया है। ठीक है, क्लास को, चैनल को जरूर आज सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये देखिए एक अशोक के समय की ये एक स्कल्पचर है, मूर्ति है। ठीक है, जिसे आप जानते ही हैं द लायन। और मैप पर मैं जा रहा हूँ, वो जो शिलालेख मिले हुए हैं, क्योंकि बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ये मैप जो एनसीईआरटी में दिया गया है, काफ़ी आप कह सकते हैं स्टूडेंट वैल्यूएबल मैप है। ठीक है, किस पर है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस पूरे भारतवर्ष में पाए गए, जिनका नंबर 39 मैंने अपने नोट्स में बताया है। आप काउंट करेंगे इतना ही आएगा, इनको काउंट करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इनको जो बेटा वो किया गया है, वो क्लासिफिकेशन जो आपका किया गया है वो आप देख लीजिए, वो इसी में किया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स और पिलर इंस्क्रिप्शंस के रूप में किया गया है। ठीक है, तो ये पूरे, और इनका अलग अलग सिंबल दिया गया है कि, तो ये वाला इस तरीके वाला मेजर वाला है, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स में है, ये वाला आपका माइनर में है, और जो ब्लू वाला है ये आपका
पिलर इंस्क्रिप्शंस में है, पिलर के रूप में पाया गया है। तो आप अब आज की क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं, क्योंकि बहुत ऑलरेडी ये लंबी क्लास हो गई है। आई होप आपके लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल रहेगी, आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक के खत्म हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर, शेयर, ताकि आपको इससे भी और अच्छा कंटेंट मैं दे सकूं। ठीक है, तो आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।